हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने लाइट चैप्टर का सेकंड लेक्चर, जो कि हमारा रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड होने वाला है। ये जो रिफ्रैक्शन है ना, एक बहुत ही अजीब सा फिनोमेना है। हमने अब तक रिफ्लेक्शन टॉपिक के अंदर ये देखा कि लाइट अगर सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही है, अगर लाइट एयर में ट्रैवल कर रही है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगी। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे ही लाइट का ना मीडियम चेंज हो जाएगा तो वो अपने डायरेक्शन को भी चेंज कर लेता है। आपने कई बार देखा होगा, जैसे कि किसी टेबल के ऊपर कोई ग्लास स्लैब रखा हुआ हो, उस टेबल के नीचे कुछ प्रिंटेड मैटर रखा हुआ हो, कोई कार्ड्स रखे हुए हो, कोई पेपर के ऊपर कुछ चीज़ लिखी हुई हो, तो वो अपनी जगह से ना थोड़ा सा रेज्ड दिखता है, हमको थोड़ा सा ऊपर दिखता है, या फिर अपने साइज़ में थोड़ा सा बड़ा दिखता है। या फिर आपने देखा होगा कई बार ना, जो बकेट्स होते हैं या बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिनके अंदर पानी भरा हुआ है, उनका जो बॉटम वाला एरिया होता है वो अपनी जगह से थोड़ा सा ऊपर दिखता है। आपने कई बार मार्केट्स में, रोड्स पे देखा हुआ होगा, बहुत सारे ना वाटर वेंडिंग लोग होते हैं जो पानी बेचते हैं। वो लोग, उनके पास ना ग्लासेस रखे हुए होते हैं और उसके अंदर पानी भर के उनके अंदर लेमन्स, नींबू रखे हुए होते हैं। उनका साइज़ ना ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा लगता है। तो ये सारे फिनोमिनाज जो हैं ये सब रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड हैं। रिफ्रैक्शन होता क्या है, जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो वो लाइट ना अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है ट्रैवल करने का, प्रोपगेट करने का। ये होता क्या है, ये होता किस वजह से है, ये हो रहा है इस वजह से कि लाइट जब किसी एक मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड ना स्पेसिफिक होती है। लेकिन लाइट जैसे ही उस मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करेगा तो उस लाइट की स्पीड में कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है, जिसकी वजह से लाइट अपने डायरेक्शन में थोड़ा सा बेंड कर लेती है। इस फिनोमिना को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्शन द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये हम लोगों का बेसिक सा रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन है। अब देखो, हम लोगों को रिफ्रैक्शन टॉपिक के अंदर ना चार चीज़ें बेसिकली पढ़नी है। सबसे पहले हम लोगों को रिफ्रैक्शन पढ़ना है ग्लास स्लैब के थ्रू। ये ग्लास स्लैब के थ्रू जब लाइट एंटर करेगी ग्लास स्लैब के अंदर तो लाइट का क्या डायरेक्शन होगा, क्या चीज़ उसके अंदर चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग कुछ लॉज भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर से क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ज़्यादा, है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड, हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ना लेंसेज के थ्रू कैसे होता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले लास्ट लेक्चर के अंदर ये पढ़ा कि रिफ्लेक्शन होता है मिरर्स के थ्रू। दो तरीके के मिरर्स होते हैं, प्लेन मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स जो है दो तरीके के होते हैं, फर्दर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो वैसे ही हम लोगों के पास लेंसेज होते हैं कुछ दो टाइप के। एक होता है हमारे पास कॉनकेव लेंस और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। उसके थ्रू लाइट कैसे रिफ्रैक्ट करेगी, अपने रास्ते को कैसे चेंज करेगी, उसमें क्या इमेजेस बनेंगे, उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। और लास्ट में हम लोग ना रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे लेंसेज, जिन लेंसेज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे उनके पावर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, हम लोग फर्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन का स्टार्ट कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब। देखो, लाइट रे जब भी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी ना तो उसका लाइट का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यानी कि लाइट ना थोड़ी सी बेंड हो जाती है। इसी चीज़ को हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट क्या है कि लाइट को ना एक रेक्टेंगुलर ग्लास के थ्रू पास कराया गया है। अब लाइट के अंदर ना किस तरीके से चेंजेस आएंगे उसके डायरेक्शन में, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो ध्यान से, हम लोग लाइट को ना स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, एयर से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कंपैरेटिवली रेयरर मीडियम है। किसके कंपैरिजन में, ग्लास के कंपैरिजन में रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम क्या होता है, जिसके अंदर जो है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका जो है ना पार्टिकल्स थोड़े से क्लोज नहीं, थोड़े से दूर दूर हो। जैसे कि एयर जो है, एयर इसका जो मीडियम है ये रेयरर मीडियम है, यानी कि पार्टिकल्स यहाँ पे ना क्लोज नहीं है, थोड़े से दूर दूर है। इसके कंपैरिजन में ग्लास जो है, इसके जो पार्टिकल्स होंगे थोड़े से ज़्यादा क्लोजली पैक होंगे। ठीक, इसलिए हम लोग एयर को यहाँ पे रेयरर मीडियम कह रहे हैं और यहाँ पे ग्लास को हम लोग डेंसर मीडियम कह रहे हैं। अब देखो, लाइट कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, एयर से ओरिजिनेट होकर के ग्लास के अंदर एंटर कर रही है। यानी कि यहाँ पे ना लाइट जो है अपना मीडियम चेंज कर रही है। एयर से ग्लास के अंदर एंटर करने पे हमने अभी देखा कि लाइट का डायरेक्शन थोड़ा बहुत चेंज हो जाना चाहिए। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है। जैसे ही लाइट ना एंटर कर रही है एयर के थ्रू ग्लास के अंदर, तो लाइट ने अपने डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लिया। देखिए, लाइट का एक्चुअल डायरेक्शन ये वाला था, लेकिन लाइट ने अपने डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लिया है, थोड़ा सा टिल्टेड हो गई है, थोड़ा सा बेंड हो गई है उस तरफ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आप लोगों को याद रखनी है ये बात कि लाइट जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो हमेशा टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। देखो, नॉर्मल क्या होता है, एक इमेजनरी लाइट रे होती है, एक इमेजनरी लाइन है, जो कि हमने रिफ्लेक्शन में भी देखा था। एक इमेजनरी लाइन है जो कि मीडियम के परपेंडिकुलर होती है हमेशा, है ना, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर है ये हमेशा।
तो लाइट रे जैसे ही रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो वो हमेशा किस तरफ बेंड हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये बात आप लोग याद रखेंगे, टूवर्ड्स द नॉर्मल। देखो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। तो ये देखो नॉर्मल के साथ एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है और ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये I1 ले लिया मैंने, यहाँ पे इसको R1 ले लिया क्योंकि यहाँ पे पहला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पहला पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन है। इस पॉइंट पे, इस सरफेस के इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखो लाइट रे ना डेंसर मीडियम से वापस से बाहर निकल करके एयर में जाएगा, रेयरर मीडियम में जाएगी। तो देखो एक पॉइंट और है यहाँ पे जहाँ पे रिफ्रैक्शन फिर से होगा, एक पॉइंट और है यहाँ पे रिफ्रैक्शन फिर से अकर होगा, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन थोड़ा सा अलग है। ये डेंसर मीडियम ग्लास से निकल करके वापस एयर में लाइट ट्रैवल कर रही है, ग्लास से निकल के लाइट फिर से एयर के अंदर आ रही है। अब देखो होगा क्या, एक इमेजनरी लाइन हमने ड्रॉ कर ली है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, जिसको हम लोग नॉर्मल कह रहे हैं। इसको मैं नॉर्मल 1 कह देता हूँ, इसको मैं नॉर्मल 2 कह देता हूँ, ठीक है। अब लाइट रे अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, डेंसर मीडियम से जो निकल के रेयरर मीडियम में जा रही है, तो आप लोग याद रखेंगे कि लाइट रे हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। देखो लाइट रे का जो डायरेक्शन था ना वो इस बार ये वाला था, लेकिन किधर चली गई है वो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई है, ठीक है। आप लोग ये बात याद रखेंगे, अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। अब इससे हम लोगों को ये बात एक बात ये कंफर्म हो गई कि हाँ लाइट ना अपने रास्ते में थोड़ा सा बदलाव लेकर के आती है अगर किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है। इसका आपके पास प्रूफ क्या है, देखो प्रूफ ये है लाइट का ना एक्चुअल डायरेक्शन ये था, लाइट का एक्चुअल डायरेक्शन ये वाला था, लेकिन जब लाइट ने अपने आप को पूरी तरीके से डेंसर मीडियम से वापस से रेयरर मीडियम में लेकर के आए तो यहाँ पे लाइट की डायरेक्शन में, लाइट के पोजीशन में थोड़ा सा शिफ्टिंग मिल गई आपको, लेटरल शिफ्टिंग मिल गई है ना, यहाँ पे आपको शिफ्टिंग मिल गई। तो ये क्या प्रूफ करता है कि हाँ जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो ये अपने डायरेक्शन में थोड़ा बहुत चेंज ले करके आती है। इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर ये रिफ्रैक्शन है तो ये कुछ ना कुछ लॉज के ऊपर बेस्ड होगा। देखो रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉज है, जैसे कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के 2 लॉज पढ़े थे, वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉज हैं। पहला लॉ देखते हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। लास्ट टाइम ये आर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे था, लेकिन इस बार ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। किधर लाई करेंगे, वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे, अलग अलग प्लेन में लाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात लिखी है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही ये तीनों लाइन रहेंगी। देखो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लॉ क्या कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो नेक्स्ट लॉ है इसको हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं। स्नेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का अगर आप साइन ले लेंगे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का अगर आप साइन ले लेंगे, साइन कॉस टैन कॉट, मैथ्स के अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़े थे, अगर आप इन दोनों के रेशो को निकालेंगे तो वो हमेशा कैसा निकलेगा, कांस्टेंट निकलेगा, है ना। साइन आई अपॉन में साइन आर कैसा रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। स्नेल ने कहा रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना, इज ऑलवेज कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे ना कुछ कंडीशंस हैं, देखो मैंने यहाँ पे कंडीशंस लिखी नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ये हमेशा कांस्टेंट कब रहेगा, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, गिवन पेयर ऑफ मीडिया। देखो यहाँ पे जो एक पेयर लिया था ना मीडियम का, वो एयर और ग्लास था, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है ना वो हमेशा बराबर रहेगी एयर और ग्लास के लिए। लेकिन अगर आपने एयर और यहाँ पे ग्लास की जगह पे वाटर ले लिया तो यहाँ पे जो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू ना कांस्टेंट, ये चेंज हो जाएगा इस बार, है ना। तो साइन आई अपॉन में साइन आर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, किसके लिए, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है। एक और कंडीशन ये है कि लाइट का कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए, लाइट का कलर भी आप स्पेसिफिक रखेंगे तभी हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना। फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट, गिवन कलर ऑफ लाइट, ठीक। ये 2 कंडीशंस हैं स्नेल्स लॉ के लिए। अब आप एक बात ध्यान रखना है, जो साइन आई अपॉन साइन आर स्नेल्स लॉ ने हमको वैल्यू दी है ना, कांस्टेंट वैल्यू, इस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। इस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो एक बात आपको नोट करके ये लिखना है, आपने ना ग्लास स्लैब के अंदर ये नोट किया होगा कि लाइट ना, मैं जो इंसिडेंट करा रहा हूँ ग्लास स्लैब के ऊपर, वो ऑब्लीक है, ये सीधी नहीं है, है ना। कैसी है, तिरछी लाइट है ये,
लेकिन अगर लाइट रे कैसे इंसिडेंट करे ग्लास स्लैब के ऊपर, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करे, यानी कि 90 डिग्री पे अगर आए अलोंग द नॉर्मल आए, तो क्या आप रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर लाइट रे परपेंडिकुलरली सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे अगर इंसिडेंट करती है तो रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे। नो रिफ्रैक्शन इफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम। देखो, रिफ्रैक्शन के दौरान जो लाइट अपने रास्ते से जो है बेंड हो रही है, इसका मतलब ये है कि लाइट ना अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रही होगी। ठीक है, जैसे कि वैक्यूम के अंदर ना सबसे फास्टेस्ट स्पीड है उसकी, और बाकी सारे मीडियम्स में कुछ ना कुछ स्लोअर स्पीड है लाइट की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो सकता है? ये दो मीडियम्स में लाइट के ट्रैवल करने की स्पीड का रेशो है। दो मीडियम्स के अंदर लाइट के ट्रैवल करने की स्पीड का रेशो। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, देखो रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। किसी भी मीडियम के अंदर अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसी भी मीडियम के अंदर, तो हम लोग उसकी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड को ले लेंगे और उसको लाइट की स्पीड जो वैक्यूम के अंदर है उसके साथ हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे। जो नंबर निकल करके आएगा वही नंबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे देखो रेशो है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम में जितनी भी लाइट की स्पीड है अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल करके आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल करके आ जाएगा। देखो हर बार ना जो लाइट एंटर कर रही है वो हमेशा वैक्यूम से एंटर नहीं करेगी, किसी और मीडियम से भी एंटर कर सकती है। जैसे कि वैक्यूम कहाँ है? स्पेस में है। एटमॉस्फेयर के बाहर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको वैक्यूम मिलेगा, लेकिन एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर है, और एयर से लाइट ना कई बार जो है मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है। एयर से ग्लास के अंदर जाएगी, एयर से वाटर के अंदर जाएगी, तो हम लोग हमेशा जो है वैक्यूम को कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन वैक्यूम से अगर लाइट हम लोग किसी भी मीडियम के अंदर ट्रैवल करा रहे हैं तो इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ना हम लोग हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, देखो फिर से एक बार समझ लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में ले लो और किसी भी मीडियम में ले लो, दोनों को डिवाइड कर दो, आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने स्पीड ऑफ लाइट इन ऊपर की तरफ जो है हमेशा वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट ली है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट ली है, तो इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। लेकिन हमेशा ऊपर वैक्यूम नहीं रहेगा, कोई और दूसरा मीडियम भी रह सकता है, जैसे कि एयर हो गया या ग्लास हो गया या कोई और भी मीडियम रह सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे जरा देखते हैं अभी हम लोग। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता कितना है? देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर, ऑलमोस्ट इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल c से। इसकी स्पीड होती कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर की वैल्यू ये नहीं होती है, एयर की वैल्यू इससे थोड़ा सा कम होगी, क्योंकि वैक्यूम और एयर में, वैक्यूम एक रेयरर मीडियम है और एयर एक डेंसर मीडियम है, क्योंकि एयर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं और वैक्यूम के अंदर कोई पार्टिकल नहीं है। वहाँ पे लाइट की स्पीड एयर में थोड़ा सा कम हो जाएगी, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करते हुए कैलकुलेशन में वैक्यूम में लाइट की स्पीड और एयर में लाइट की स्पीड को ऑलमोस्ट सेम लेते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसको हम लोग स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी वैल्यू है इसकी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग इसको c से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को, तो स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, कोई भी एक मीडियम है उसको हम लोग v ले लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा वो स्पीड, उसको v ले लिया, तो ये फॉर्मूला जो है थोड़ा सा छोटा हो सकता है, n = c/v लिख जाएगा, है ना। यही क्या होता है? c। जब भी ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ले लेंगे आप, तो यहाँ पे इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ठीक है, लेकिन हमेशा ऊपर की तरफ वैक्यूम में लाइट की स्पीड नहीं होगी, कुछ और भी हो सकता है। तो इस केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, कि किसी और दूसरे मीडियम के रिलेशन में, किसी और दूसरे मीडियम के रेफरेंस में देख रहे हैं हम लोग। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दिखाया है कि लाइट ना एंटर कर रही है किसी एक मीडियम से, मीडियम 1 है ये मीडियम 1 है और अंदर की तरफ मीडियम 2 है। ये जो मीडियम 1 है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 दिया हुआ है, और जो मीडियम 2 है जिसके अंदर लाइट एंटर कर रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 दिया हुआ है। तो देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज़ है? देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, इस मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में देखना है? मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में देखना है। कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना अपना अकेले किसी मीडियम का नहीं होता, हमेशा
पेयर ऑफ मीडियम होना चाहिए, एक से ज़्यादा मीडियम होने चाहिए। देखो 2 मीडियम है तभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल करके आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, लेकिन था कितना, हमेशा 2 मीडियम थे। पहला मीडियम वैक्यूम था, दूसरा मीडियम जो भी गिवन मीडियम हो। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको लिखा कैसे जा सकता है, N2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और एनसीईआरटी में कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये 21 नहीं लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। कैसे लिखा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, जिसके रिस्पेक्ट में लिखा जा रहा है वो नीचे आ जाएगा, और जिसके बारे में लिख रहे हैं आप वो ऊपर रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 लिख रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 नीचे आ जाएगा, मीडियम 2 ऊपर आ जाएगा, सॉरी। और किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो नीचे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 आ जाएगा। अब देखो इसको ना N2 अपॉन N1 लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है ये और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है क्या होता है, हमेशा C/V होता है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। अगर मैं यहाँ पे N2 की वैल्यू C/V2 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे C/V इसका फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का C/V होता है। तो N2 की जगह पे मैं C2/V2 लिख सकता हूँ, देखो C2/V2 लिख सकता हूँ, और N1 की जगह पे मैं C1/V1 लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन C2 और C1 लिखने का ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, चाहे वो C2 लिखा हो, C1 लिखा हो, C3 C4 कुछ भी लिखा हो, दोनों तो सेम रहेंगे, इसलिए मैंने इसको सिर्फ C2 C1 ना लिख करके C और C लिख दिया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो C है, ये वाला C, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 1/V2 अपॉन में 1/V1 बचेगा, ठीक है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या आ गया, 1/V2 अपॉन में 1/V1। अब इन दोनों को अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये V1/V2 निकल करके आएगा। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। कैसे दे सकते हैं आप लोग, या तो आप इस तरीके से दे सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कैसे, N2/N1, या फिर आप V1/V2 लिख सकते हैं। ये V1 क्या चीज़ है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, लाइट की स्पीड मीडियम 1 के अंदर अपॉन में लाइट की स्पीड मीडियम 2 के अंदर, ये हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। देखो आपके टेक्स्ट बुक में ना एक टेबल बनी हुई है, इसमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे हुए हैं कुछ अलग अलग मटेरियल्स के। इन मटेरियल्स को ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वैक्यूम से लाइट की स्पीड वैक्यूम से थोड़ी सी कम होगी इसके अंदर। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता चला जाएगा उतना लाइट की स्पीड कम होती चली जाएगी, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा, लाइट की स्पीड उतना ही कम होती चली जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिखे हुए हैं, अगर आप एयर और आइस को कंपेयर करेंगे तो आपको एयर ना एक रेयरर मीडियम दिखाई देगा और आइस आपको डेंसर मीडियम दिखाई देगा। अब रेयरर और डेंसर मीडियम आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ना रेयरर जो है ऑप्टिकल रेयरर और डेंसर जो है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है। ये जो डेंसिटी जो हम लोग बार बार यहाँ पे कह रहे हैं ना डेंसिटी के बारे में, ये मास डेंसिटी नहीं है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी है। ये ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब ये है कि कितना ज़्यादा कोई लाइट ना अगर आप जो है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही है लाइट, तो कितना ज़्यादा बेंड हो सकती है, कितने फैक्टर से, कितने मल्टीपल से लाइट बेंड हो सकती है, वो हम लोगों को ये बताता है, ठीक है। एक बात और आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर किसी भी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका मास डेंसिटी भी ज़्यादा है। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका मास डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, नहीं। अगर आप लोग टेबल के अंदर ध्यान से देखें तो अल्कोहल और वाटर में, केरोसिन और वाटर में, केरोसिन का जो ऑप्टिकल डेंसिटी है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है, ये ऑप्टिकल डेंसर है मीडियम, और जो वाटर है वो ऑप्टिकल रेयरर मीडियम है यानी कि हल्का मीडियम है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, अगर हम लोग यही वैल्यूज़ ले लें तो वाटर जो है रेयरर मीडियम है और जो केरोसिन है वो डेंसर मीडियम है। लेकिन डेंसर मीडियम का मतलब ये नहीं है कि केरोसिन जो है, केरोसिन ऑयल वाटर के नीचे चला जाएगा, नहीं।
और देखो मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग चीज़ें हैं। आप ध्यान से देखो, अगर केरोसिन ऑयल और वाटर को हम लोग मिक्स करेंगे तो ऊपर किस चीज़ की लेयर बनेगी, हमेशा केरोसिन ऑयल की लेयर बनेगी। यानी कि केरोसिन ऑयल की मास डेंसिटी वाटर की मास डेंसिटी से कम है, इसीलिए केरोसिन ऑयल ऊपर फ्लोट करता है। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी केरोसिन ऑयल की ज़्यादा है वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग टेबल को सही से समझ गए तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कौन सा मटेरियल का ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, कौन से मटेरियल का ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, कौन सा मटेरियल ज़्यादा लाइट को बेंड करेगा और कौन सा मटेरियल कम लाइट को बेंड करेगा। इसी के बेसिस पे हम लोग दो क्वेश्चंस कर रहे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है कि एक लाइट जो है एयर से ग्लास में ट्रैवल कर रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और आपको एयर का या वैक्यूम का लाइट की स्पीड दी हुई है और आपको उस मीडियम के अंदर, ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी वो आपको बताना है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला C/V। यहाँ पे आप लोग वैल्यूज रखेंगे और आंसर निकल करके आ जाएगा 3 × 10⁸ अब ये V उधर चला जाएगा 1.5 नीचे, यानी कि 3 × 10⁸ 1.5, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। यानी कि ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी निकल करके आएगी, 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। देखो एक और क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 2.42 लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। इसका मतलब पूछ रहा है हमसे कि मतलब क्या है। देखो मतलब समझते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला रखेंगे, C/V। एन कितना दिया हुआ है आपको 2.42, सी कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, और हमको डायमंड के अंदर स्पीड नहीं पता कितनी है। तो अब हम लोग जो है ना इसको इंटरचेंज करेंगे। देखो V = अच्छा ये जो C है ना, इसकी वैल्यू आप लोग C ही रहने दो अभी फिलहाल, तो C/2.42 हो जाएगा ये। ठीक है, देखो ये V क्या चीज़ है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। V क्या चीज़ है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर। इसको किस नंबर से डिवाइड कर दिया गया, 2.42 से डिवाइड कर दिया गया। अभी हमने ये डिस्कस किया था कि ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिखाता है हमको, कि कौन सी लाइट ना कितना ज़्यादा बेंड कर सकती है, प्लस कौन सी लाइट के, कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर, कौन से मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड ना कम हो सकती है। देखो वैक्यूम में सबसे फास्टेस्ट है, लेकिन एयर में आएगा तो लाइट की स्पीड कम, वाटर में आएगा तो और कम, है ना। इसी तरीके से बहुत सारे मटेरियल हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर आएगा तो और ज़्यादा कम, ऐसे ही डायमंड के अंदर आ जाएगा तो लाइट की स्पीड बिल्कुल कम हो जाएगी अकॉर्डिंग टू हमारा जो टेबल है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, तो डायमंड में जैसे ही लाइट एंटर करेगी तो उस लाइट की स्पीड जो है 2.42 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब ये है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड आपको लिखा हुआ 2.42 तो इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीज। देखो डिक्रीज का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2.42 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई होता तो इंक्रीज हो जाता, विल डिक्रीज बाय 2.42 टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का 2.42 का मतलब यह है कि लाइट की स्पीड जो है घट जाएगी 2.42 टाइम्स।